SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। द फुल नेम इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। सो लेटेस्ट अमेंडमेंट इज 23rd December 2022। So that means what we are going to discuss is updated till 23rd December 2022। एक महीने पहले तक का जितना भी इसमें करेक्शन है, अमेंडमेंट है, वो सब इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। सो अभी हम एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ यूजफुल फॉर ऑल यूपीएससी एग्जाम्स including limited departmental exams and many more competitive exams. We'll come to know one by one. So first of all, there is one order dated January 14, 1961। 14 जनवरी 1961 के डेट का ये ऑर्डर है और इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन किया है। सो कैबिनेट सेक्रेटरीट, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली, 14 जनवरी 1961। ठीक है, ऑर्डर क्या है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन supersession of all previous rules and order the subject, the president hereby makes the following rules for the allocation of the business of the government of India। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रेसिडेंट महोदय जो है आर्टिकल 77 को यूज करते हुए और एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर हम वो बता रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि क्या होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस ऑफ एलोकेशन ऑफ बिजनेस। सो इसका शॉर्ट टाइटल का नाम क्या होगा? दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AOB, एलोकेशन ऑफ बिजनेस, बट इसका शॉर्ट नेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। एलोकेशन ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं हम यहाँ पर। इस पूरे ऑर्डर का यहीं पे क्रक्स बैठा हुआ है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस। द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी ट्रांजेक्टेड इन द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, secretariats and offices specified in the first schedule to these rules, all of which are hereafter referred to as a departments। सो कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कुछ भी काम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे काम करेंगे। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा, जो कुछ भी बिजनेस होगा, द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी ट्रांजेक्टेड। ये राष्ट्रपति भवन में नहीं होगा, सबके सब कहाँ पे होगा? ऑल मिनिस्ट्रीज में होंगे, डिपार्टमेंट्स में होंगे, सेक्रेटेरिएट्स में होंगे एंड ऑफिसेज स्पेसिफाइड, मतलब डिपार्टमेंट्स में होंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने एलोकेशन ऑफ वर्क होंगे, जितने भी काम होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सारे काम मिनिस्ट्रीज में होंगे, डिपार्टमेंट्स में होंगे, सेक्रेटेरिएट्स में होंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे तो ये लेसन समझना बहुत आसान है। ये लेसन बहुत आसान है। ध्यान में हमें यही रखना है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्क है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। कहाँ डिवाइड किया गया है? मिनिस्ट्रीज में, मिनिस्ट्रीज में से फर्दर डिपार्टमेंट्स में, उसके बाद से सेक्रेटेरिएट्स में, ऐसे और एंड विभिन्न प्रकार के ऑफिसेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। उसी को हमें समझना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या क्या है? The distribution of subjects among the departments shall be as specified in the second schedule to these rules and shall include all attached and subordinate offices or other organization including public sector undertaking concerned। सो कहने का मतलब क्या है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एमोंग द डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पर बोल दिया गया कि इन सबको डिपार्टमेंट ही हम कहेंगे।
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो सब्जेक्ट मैटर है अमॉन्ग द डिपार्टमेंट्स है, दैट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सब कुछ उसमें आ जाते हैं. The compiling of the accounts of each department shall stand allocated to the department with effect from the date from which the president relieves by order under the. कहने का मतलब कि पहले गवर्नमेंट प्रेसिडेंट साहब जिस जिस डेट से जो कुछ भी, जब भी कोई नया जॉब आया गया, उस नया जॉब को कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी, कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, किस सेक्रेटेरिएट में जाएगा, ये प्रेसिडेंट महोदय जो ऑर्डर पास करेंगे उसी के अनुसार वो वेरी करता जाएगा. Where sanction for the prosecution of any person for any offence is required to be accorded, जहाँ कहीं भी प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन की ज़रूरत हो, प्रोसिक्यूशन मतलब केस, जहाँ भी केस करने के लिए सैंक्शन की ज़रूरत हो, if he is a government servant by the department which is the cadre controlling authority, हर चीज़ के लिए प्रेसिडेंट महोदय के पास नहीं जाना है, उस डिपार्टमेंट का ऑर्डर चाहिए, सैंक्शन चाहिए जो उस कैडर को कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, फॉर द सर्विस ऑफ विच ही इज ए मेंबर एंड एनी अदर केस द डिपार्टमेंट इन विच ही वाज वर्किंग एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एलिस्ट ऑफेंस. और क्या है, इफ़ ही इज ए पब्लिक सर्वेंट, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है. गवर्नमेंट सर्वेंट अलग डिफाइन होते हैं और पब्लिक सर्वेंट अलग डिफाइन होते हैं. पब्लिक सर्वेंट को इंडियन पेनल कोड में अलग से डिफाइन किया हुआ है. इफ़ ही इज ए पब्लिक सर्वेंट अदर देन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली कंसर्न्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही वाज वर्किंग एट द टाइम ऑफ कमीशन. सो जिस डिपार्टमेंट में ये महाराज काम करते थे उस डिपार्टमेंट से सैंक्शन लेना है. In any other case by the department which administers the act under which the alleged offence is committed. बाकी कहने का मतलब कि जो भी कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है उससे सैंक्शन लेना है फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन ऑफ फॉर एनी ऑफेंस, provided that where the offences alleged to have been committed sanction is required under more than one act, it shall be competent for the department which administers any of such acts to accord sanction under all such acts. So कई बार ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, डेपुटेशन पे है, टेम्पोररी ड्यूटी में है, परमानेंट ऑब्जर्वेशन पे है. सो इसमें क्या है, चाहे वो जितने भी एक्ट के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, इट शैल बी कम्पिटेंट फॉर द डिपार्टमेंट विच एडमिनिस्टर्स एनी ऑफ सच एक्ट्स. सो इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट जो होगा वो ऑथराइज है फॉर इशूइंग सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन. नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब रूल 3, सब रूल 3 इससे पहले वाला, द प्रेसिडेंट मे बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट दैट इन एनी केस और क्लास ऑफ केसेस द सैंक्शन शैल बी अकॉर्डेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. कहने का मतलब ये है कि रेसिड्यूरी पावर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड डीओपीटी के पास है. या तो प्रेसिडेंट महोदय स्पेसिफिक ऑर्डर पास करके बोल देंगे कि डीओपीटी देगा, और नहीं तो जिसका भी कन्फ्यूजन है, जिसका क्लियर नहीं है हो रहा है, उसका डीओपीटी सैंक्शन करेगा. एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स अमॉन्ग मिनिस्ट्रीज. द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेटेड टू द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव बीन अलॉटेड टू द प्राइम मिनिस्टर. सो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया चीज़ बता रहे हैं. द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेटेड टू द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जो कोई भी बिजनेस एलोकेट किया गया है उसको मान के चला जाएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर को एलोकेट किया गया है. सो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को जो भी जॉब एलोकेट किया जाएगा, जो भी बिजनेस एलोकेट किया जाएगा, it deemed to have been allotted to the prime minister, subject to the provisions of sub rule 1. Sub rule 1 means prime minister. The president may, on the advice of the prime minister, allocate the business of government of India among ministers by assigning one or more department to the charge of minister. So
कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को जो कुछ भी दिया गया है वो माना जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का वो जॉब हो गया, बिजनेस हो गया। उसको ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट महोदय प्रधानमंत्री के एडवाइस पर जितने भी एलोकेशन ऑफ बिजनेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस है, उनको मिनिस्ट्री के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विभिन्न प्रकार की मिनिस्ट्रीज फॉर्म होगी और उस मिनिस्ट्रीज के बीच में जो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको असाइन किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। नॉट विद द स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1 दैट इज प्राइम मिनिस्टर, सब रूल 2 that is ministries, the president may on the advice of the prime minister। तीसरा भी चीज़ जो है, पहला चीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर का एरिया हो गया, सेकेंड वाले में मिनिस्ट्रीज में डिवाइड होगी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। थर्ड जो है इसमें भी ये डिवाइड हो रहा है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एसोसिएट इन रिलेशन टू द बिजनेस अलॉटेड टू अ मिनिस्टर अंडर आइदर ऑफ द सब रूल्स said sub rule another minister or deputy minister to perform such functions as may be assigned to him। सो हमने देखा है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री भी होती है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो उन्हीं के यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जो काम मिनिस्ट्री से नहीं चल पाएगा उनमें से कुछ एलोकेशन जो है डेप्यूटी मिनिस्टर को एंड अदर मिनिस्टर्स को दिया जा सकता है। इंटरेस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफाइड आइटम्स ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग एनी और मोर देन वन डिपार्टमेंट टू अ minister who is in charge of any other department of a minister without portfolio who is not in charge of। so entrust the responsibility of specified items of business। कुछ अलग से specified items of business है, कुछ अलग से कुछ काम है। अफेक्टिंग एनी वन और मोर, ऐसा कोई काम है जो एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो किसी भी टू ए मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, कई बार मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो भी होते हैं, तो वैसे किसी एक मिनिस्टर को वो चार्ज दिया जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी काम है यहीं पे होना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी काम है या तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में होगा, जो मान के चला जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का काम है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सारी मिनिस्ट्रीज़ का काम हो जाएगा और मिनिस्टर साहब का काम हो जाएगा। वहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डेप्यूटी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स के पास काम हो जाएगा, और उससे भी जो कुछ बचता है वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो कुछ होते हैं, चाहे उसके लिए अलग से एक स्पेशल मिनिस्टर बना दिया जाएगा। कहने का मतलब कि जितना भी बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा, मिनिस्ट्री से बाहर कुछ होता नहीं है। अब क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया आपको समझने के लिए, इस इंडेक्स को, जो इंडेक्स है इस रूल बुक का, उस रूल बुक के इंडेक्स को हमने यहाँ पर लिया है। मैं आपको कुछ यहाँ से बताना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो ऑर्डर था, ऑर्डर में ही दिया हुआ था, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ऑर्डर में ही दिया हुआ था 14 जनवरी 1961। तो ये जो ऑर्डर डेट है ये 14 जनवरी 1961 है। तो अगर MCQ में आता है कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 इज इफेक्टिव फ्रॉम 14 जनवरी 1961, ठीक है। इसमें फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, और भी शेड्यूल है क्या, लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स है, सिर्फ 2 ही शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल है। अब आइए, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट, ऑफिस हमने पहले ही चर्चा कर रखी है कि इन्हीं लोगों के पास एलोकेशन होगा। तो पहला जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, हिंदी में इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कहते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में क्या क्या आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन आएगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स में यही दो डिपार्टमेंट आते हैं। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में सिर्फ आयुष मंत्रालय ही है, उसका अलग से कुछ बताया नहीं है। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स,
क्या यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, फर्टिलाइज़र जो यूज होता है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है। एमसीक्यू ये बनता है कि फर्टिलाइज़र जो है किस मिनिस्ट्री में आता है, तो हम आंख मूंद करके सोचेंगे कि एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, डाल दो भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर में आता है, गलत हो गया। फर्टिलाइज़र जो है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री में आता है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है। फार्मास्यूटिकल्स मीन्स क्या होता है, मेडिसिन होता है। तो मेडिसिन का भी हम सोचेंगे कि आयुष में है क्या, नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री में है क्या, नहीं है। केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में है। यही चीज़ें हमें देखना है, यही चीज़ें एमसीक्यू में क्वेश्चन बन करके आ रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें क्या क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। सो इसमें कॉमर्स एजिटिज है और इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन होने के कम गुंजाइश है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ध्यान देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन आता है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है। ये दो डिपार्टमेंट आते हैं इसमें। उसके बाद से डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंज्यूमर अफेयर्स में आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं आता, ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अलग से है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स कंपनी से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय में क्या क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आएगा, ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, सैन्य कार्य विभाग आएगा, ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ध्यान देने वाली बात है, डिफेंस प्रोडक्शन जो आएगा वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री में आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिफेंस मिनिस्ट्री में आएगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में ये 5 डिपार्टमेंट को एलोकेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय है और इसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र से जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें इसमें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान है ये। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ध्यान देंगे फॉरेस्ट का, इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का अलग से है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से जितने भी फॉरेन इशूज हैं वो विदेश मंत्रालय के अंदर आ जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, इसमें 6 डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। सो पब्लिक इंटरप्राइजेज जितने हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं। ये जहाँ जहाँ 2 2 3 3 4 4 आ रहे हैं यहीं जाकर के क्वेश्चन बनेगा। जो सीधा लाइन में है उनमें क्वेश्चन तो बनने के कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज, इसमें क्या क्या आते हैं, फिशरीज आते हैं और एनिमल हस्बेंड्री आते हैं, ये समझ में आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसमें फूड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च आएगा। फार्मास्यूटिकल इसमें नहीं आता है। फार्मास्यूटिकल किस में आता है, केमिकल में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें कुछ ज़्यादा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज,
डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख अफेयर्स, ये सब जो है ये लेटेस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख अफेयर्स ये लेटेस्ट है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसी होम मिनिस्ट्री के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, ये सब होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, करीब करीब लगभग सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। इसके बाद से डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट उसी में आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसमें क्या है, हाउसिंग जो है आवास और शहरी कल्याण मंत्रालय हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या है, स्कूल एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, वाटर, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुवेनेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम लोग आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसमें क्या क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। 55 तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको हम आज के डेट में एमएसएमई कह रहे हैं। एमएसएमई मतलब एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, खान के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का अलग से है, माइंस का अलग से, कोल का अलग से। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशंस, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, इसके अंदर क्या क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, दैट इज डीओपीटी। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ये जितने भी ये आइटम्स है, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस में आते हैं। इसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का अलग से मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, योजना मंत्रालय, जो नीति आयोग आज के डेट में बन गया है, तो ये अलग से है। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज अलग से है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, बहुत बड़ा मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी जी मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें रूरल डेवलपमेंट मीन्स ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसमें क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें क्या क्या आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किस में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो गया। और इसके बाद से जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसमें दो डिपार्टमेंट हो गया, एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट हो गया और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो गया। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, जिसको इस्पात मंत्रालय कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, जिसको वस्त्र मंत्रालय कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, जिसको पर्यटन मंत्रालय कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जिसको जनजातीय कार्य मंत्रालय कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अलग से मिनिस्ट्री है, तो मुझे लग रहा है इसकी मिनिस्ट्री जो है स्मृति ईरानी जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स,
ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, 89 तक हो गया। और ये लास्ट पेज है, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नीति आयोग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, 93 विभाग है अपने पास। और इस 93 विभाग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जितना भी लोकसभा का जो टोटल मेंबरशिप है उसका 15% मिनिस्टर बन सकते हैं। 543 एज ऑन डेट, नोट कीजिए, एज ऑन डेट 543 लोकसभा के सीट हैं। हाउस ऑफ पीपल में टोटल 543 सीट है। 543 सीट्स को अगर हम 15% करते हैं तो 15 5 जा 75 होता है और 15 4 जा 6 होता है, मतलब 81 मिनिस्टर बन सकते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो 81 मिनिस्टर बना सकती है, क्योंकि 15% से ज़्यादा मिनिस्ट्री नहीं बना सकती। जब भी गठजोड़ की सरकार होती है तो 81 मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन ये जो अभी की जो सरकार है, इनका कहना यह है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सो इनमें क्या किया इन्होंने, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को कम रखा है। मिनिस्ट्रीज ये सारी हैं, एक एक मिनिस्टर को 2-2 3-3 4-4 मिनिस्ट्री दिया गया है। तो इस तरीके से जितना भी काम है ये सारे मिनिस्ट्री में ही करनी है। और ये जो इंडेक्स है इसी तरीके से आपको इसके अगेंस्ट में डिटेल में दिया होगा कि इसके मिनिस्ट्री में क्या आता है, इनके मिनिस्ट्री में क्या आता है, यही सब इस पूरे बुक में दिया हुआ है। पूरा बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को एक बार 2 बार 3 बार देख लेना है सरसरी निगाह से। और सरसरी निगाह से देखने के बाद से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और इस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये अकेला वीडियो रहेगा इस सब्जेक्ट पे, ठीक है। अगर हमारे क्लास अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, कमेंट भी करते रहें। ये सारे क्लासेज इस पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप जब फुर्सत मिले एक बार एक प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए यहाँ पर वीडियो आता है, लाइव आता है, पोस्ट आता है, प्लेलिस्ट आता है। प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए। CCS कंडक्ट रूल में गए, यहाँ पर 12 वीडियो डाले हुए हैं। 12 वीडियो एक साथ रिवाइज कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 11 वीडियो डाले, 11 वीडियो एक साथ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, रिवाइज कर डालिए। सबसे आसान तरीका है पढ़ने का। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, तब तक के लिए